स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लगातार हमारी क्लासेस की वीडियोस देख रहे हैं और ऐसे वीडियोस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ऐसे वीडियो चैनल पे चलाए जा रहे हैं, आप इन सभी को देखें। और ये प्रैक्टिस सेट इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि LT ग्रेड BO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर RO UPSC जो है इसकी सभी जो है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये हम ये सातों महाद्वीप के चैनल पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये आप देख रहे हैं अमेरिको वेस्पुसी वाला, जो यहाँ से खोजने के लिए इन लोग निकले थे इंडिया को, लेकिन खोज बैठे किसको, ये अमेरिको वेस्पुसी। फिर ये वास्को डिगामा यहाँ से निकलते हुए इधर आता है। तो हम चर्चा करते हैं आपको, बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा अफ्रीका जो है, अफ्रीका के बिल्कुल पास वाला जो कि हमारा अफ्रीका पड़ता है, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका महाद्वीप और ये यूरोप और ये हमारा एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन सभी महाद्वीपों के बारे में जर्नल स्टडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और ऐसे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऐसी क्लासेस को हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आइए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण क्लास भारत का जो सामान्य अध्ययन है, वो सामान्य अध्ययन आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे जो चलाए जा रहे हैं दोस्तों। आप इसके सभी वीडियोस को जरूर देखें। आपको सभी विषयों के अध्ययनवार बिल्कुल प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप उनका एक बार अवलोकन करें और आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा दोस्तों। और ऐसी क्लास जिसमें आपको बिल्कुल स्मार्ट क्लास, क्वेश्चन आपको बहुत स्मार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि हमारे चैनल पे अभी जो UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ, UGC नेट वाले एग्ज़ाम में हमारे चैनल के आप देखें हिंदी वाले पेपर के, हिंदी क्लासेस की कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल देखें कि अब जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं, ये सभी विषयों का भूगोल, इतिहास, संविधान, कंप्यूटर, संस्कृत, सभी हिंदी, व्याकरण, साहित्य की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। आप इनको जरूर देखें। ये आपकी जो है परीक्षा के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए लाया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। क्या एक देवी को उस समय सीता कहा जाता था? क्या एक धार्मिक संप्रदाय सीता नाम से हुआ करता था? क्या एक ऊसर भूमि थी? क्या राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसी को सीता कहा जाता था क्या? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से आय प्राप्त होती थी, वो आय जो है उसको सीता कहा जाता था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप इसको बिल्कुल लिंक कर लें दोस्तों कि इनको आप यहाँ पे बिठा लें कि राजकीय जो भूमि होती थी मौर्य काल में, वो मौर्य काल में उसको सीता कहा जाता था। अब आप इसको याद रखा जाएगा। और यही सीता आप देखें कि रामायण में एक प्रमुख पात्र और राम की जो है पत्नी के रूप में आप देखेंगे यही सीता शब्द को, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और गौतम बुद्ध द्वारा, अब आप बताएं दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति आपके एग्जाम में आता है, इसको आपको बताना है। तो ये अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? क्या सुभद्र जी थे, सारिपुत्र, आनंद, या इसमें से कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सुभद्र जो है, ये सुभद्र महोदय, ये गौतम बुद्ध जब जीवित थे तो गौतम बुद्ध जी द्वारा अपने धर्म में इनको प्रशिक्षित किया गया। दीक्षित का मतलब कि अपने धर्म के बारे में गौतम जी ने इनको बाकायदे व्याख्यान दिया, समझाया, और इससे इनको जो है अंतिम व्यक्ति माना जाता है इतिहास में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति बौद्ध द्वारा कौन थे? तो सुभद्र जी थे। अब आप इसको लिंक कर लें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा। अब आप इसको याद रख लें कि जो दारुल सफ़ा है, इसको जो है किसने चालू किया? तो दारुल सफ़ा को स्थापित किया फिरोज तुगलक ने, जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के हैं। बिल्कुल ये आपको चैनल पे उपलब्ध है, आप चैनल पे देखें दोस्तों। देखें कि इसमें क्या था, क्या ये दारुल सफ़ा एक दानशाला थी, क्या एक खैराती अस्पताल था, या पुस्तकालय था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जैसे आज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वही टाइप के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये खैराती
अस्पताल था जिसका नाम था दारुल सफ़ा, जो फिरोज तुगलक द्वारा जनता के हित के लिए बनाया गया था। तो ये जो जिला हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट आप देखें कि मुगल काल में भी, मुगल काल के पहले दोस्तों, मुगल काल के पहले फिरोज तुगलक की जो है देखें कि सल्तनत काल में ही देखने को मिलता है हमको। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सल्तनत काल के जो है तुगलक वंश के हैं। ठीक है, आपको पूरे जो है चैनल पे हिस्ट्री में जब आप इतिहास देखेंगे हमारे चैनल पे, तो इसमें आपको सल्तनत पूरी वंश का जो है वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगा। आप प्लेलिस्ट का एक बार अध्ययन करें दोस्तों। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है कि फिरोज तुगलक द्वारा दारुल सफ़ा की स्थापना की गई थी, जिसको कहते हैं क्या, एक खैराती अस्पताल। जैसे आज के जिला हॉस्पिटल्स हर जिलों में, भारत के सभी जिलों में खोले गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में जो चांदी का सिक्का है, इसको टंका, ठीक है, ये जारी करने वाले मध्यकाल के शासक कौन थे? मध्यकालीन शासक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो इल्तुतमिश महोदय थे? क्या रजिया जी थी, जो जिनको प्रथम महिला शासकिया भी कहा जाता है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति बहुत फेमस आप जानते हैं। और मोहम्मद तुगलक, इन चारों में से कौन है दोस्तों जिन्होंने जारी किया था? तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है दोस्तों, जो इल्तुतमिश महोदय थे, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये इल्तुतमिश महोदय थे जिन्होंने टंका जो है जारी किया था। बिल्कुल ये परफेक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप चैनल पे बने रहें, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसमें देख रहे हैं कि इल्तुतमिश के बारे में बिल्कुल इसमें बताया भी गया है, जो है ये अगली स्लाइड में आ गया है। अब इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों? चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था, जो कई बार परीक्षा में आता है। तो इल्तुतमिश महोदय पूरी तरह से सही है। आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लें दोस्तों। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल कई बार देखने को क्वेश्चन से मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए लाया है फ्री ऑफ कास्ट। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और ये आपकी परीक्षा के लिए 100% महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों कि इल्तुतमिश जो थे, ये उत्तर भारत में जो चांदी का टंका जारी करने वाले मध्यकालीन शासक थे, जिन्होंने जीतल चलाया था तांबे का। ये भी एग्जाम में आ जाता है। और इसका भार पूछ लिया जाता है तो 175 ग्राम इसका मानक भार था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? क्या विलियम्स फिंच या हाकिंस या पीटर डे ला बिल्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है कि जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत थे, ये जो जेम्स हैं ये ब्रिटेन के शासक हैं। अभी इनका कब्जा नहीं हुआ है भारत पे, ये उपनिवेश बनाने के चक्कर में, क्योंकि इनका उपनिवेश तो पूरे दुनिया में था अंग्रेजों का। ठीक है दोस्तों, ये यूरोप वालों का। तो यूरोप के हर व्यक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। आइए हम आपको बिल्कुल जोड़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, जो विलियम हॉकिंस महोदय थे। ये जो है ये जेम्स प्रथम जो थे वहाँ के राजा ब्रिटेन के। तो ये ब्रिटेन के राजा जो थे, इनके राजदूत थे विलियम हॉकिंस, जो अंग्रेज दरबार ये राजदूत के रूप में जहांगीर जी के दरबार में आए थे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्या कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1928 में उसमें? क्या मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था 1927 में उसमें? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, क्या उसमें? क्या कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में? इसमें इन्होंने कहा था गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद इनका हमेशा जिंदा रहेगा। और चूंकि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हमारे चैनल पे आप पढ़ेंगे, तो नीति निर्देशक तत्वों में जो है अनुच्छेद आप देखें 36 से लेकर 51 तक में, तो आपको पूरा उसमें गांधीज्म दिख जाएगा दोस्तों। वो वही गांधीज्म, ये इंडिया से ही नहीं, ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। और ये गांधीज्म आज भी जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु आप जानते हैं 1948 में हुई थी, और उनको जो है गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी महात्मा गांधी जी की।
और आप देखें आगे हम बढ़ते हैं कि जो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका है 1931 का जो कराची वाला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उस कराची वाले अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि भैया हम तो मर सकते हैं, लेकिन हमारा जो गांधीवाद है, जो गांधी थ्योरी है, जो आज पूरा वर्ल्ड पढ़ता है, आप दुनिया के सभी देशों में देखेंगे, सभी महाद्वीपों में देखेंगे, तो आपको बिल्कुल मिलेगा कि आपको गांधीवाद पढ़ाया और बताया जाता है यूनिवर्सिटीज़ों में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली महोदया जुड़ी थी? क्या असहयोग आंदोलन, सविनय योग्य ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अरुणा आसिफ अली जी थी वो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। अब आप ये भी जान लें कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, करो भैया और या तो मरो, इसका नारा दिया था। आप इसको बिल्कुल याद रखें, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में था, अभी आप चैनल पे इसको देखेंगे। बिल्कुल आप बने रहें स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों कि चंपारण हम लोग अक्सर क्लासेस में पढ़ते हैं। इसमें एक 3 कठिया पद्धति थी, इसी को क्या इसका तात्पर्य क्या था? क्या 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था? ये वही अनिवार्य था जिसका विरोध हुआ, ठीक है। क्या 3/19 था? क्या ऑप्शन सी 3/2, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि 3/20 भूभाग पर अंग्रेज लोग ऐसा नियम ला दिए थे कि भैया इसमें खेती आपको नील की करना ही पड़ेगा, ठीक दोस्तों। ये बहुत ही जो है दमनकारी इनका नियम था कि जो जबरन काम कराते थे। आप देखें कि ये मुस्लिम लीग जो भारत के विभाजन का कारण बनी, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के जनक आप समझें कि वही मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं, जिन्होंने एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में पाकिस्तान के माने जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना के अथक प्रयासों से ही एक नए मुस्लिम राष्ट्र का उदय हुआ। ये उनके लिए और उनकी प्रतिभा के लिए बिल्कुल वो था। और ये भी महत्वपूर्ण है कि एक एडवोकेट, एक वकील, जो दोनों वकील थे, एक वकील भारत को चला रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और एक अलग देश और एक अलग कंट्री ही बना ले गए मोहम्मद अली जिन्ना महोदय। ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण अपने मिशन में सफल भी हो चुके हैं। आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? क्या संघ लोक सेवा आयोग तो ये तो है, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त या योजना आयोग? तो दोस्तों योजना आयोग बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में है, ये पूछ लिया जाता है क्या ये एक संवैधानिक आयोग? चूंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ये योजना आयोग उस समय था, इसी के स्थान पर मोदी जी आए तो नीति आयोग जो है लेकर चले आए दोस्तों, ठीक है। उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। हम लोग आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि भाई लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो है रहेंगे। तो ये इसका जो अनुच्छेद सही हो जाता है दोस्तों, अनुच्छेद संविधान का 331 ये कहता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में रखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है जबरन थोपने वाला भी है कि भाई अगर कुछ अंग्रेजों के जो वंशज हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय वो लोग बचे हैं, तो उनका भी आरक्षण संविधान में अपने आप ही कर दिया गया है कि भैया आप लोगों के लिए आरक्षण तो रहेगा ही, क्योंकि देश उन्हीं से स्वतंत्र हो रहा है तो उनको कुछ न कुछ तो देना ही था, इसलिए दोस्तों ये उनको दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ? अब ये नदियां कई बार आपसे पूछी जाती हैं कि रावी नदी का नहीं हुआ, कि ब्यास का हुआ, या सतलज का, या चिनाब का। तो हम लोग हमारे ज्योग्राफी वाली क्लास में आपने देखा है दोस्तों कि रावी जो है ब्यास और चिनाब नदियां जो हैं ये हमारे इंडियन जो है
हमारा रीजन जो है उसमें से निकलती हैं, लेकिन जो सतलुज है इसका उद्गम यहाँ से नहीं होता है, ये भारत के बाहर से होता है। और जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, इसमें आपसे कहा गया है क्या ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्या ओजोन परत का क्षरण है, क्या प्रदूषण है, या ये सभी हैं। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये सभी है, जितना इसमें दिया गया है ये सभी जो है ये जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण हैं। ये आपकी परीक्षा। आइए दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये कई बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है दोस्तों, कि जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या मरुस्थल हैं, क्या पर्वत हैं, क्या महासागर हैं, क्या वन है। तो इसमें से आपको ये बताना है दोस्तों। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर आप टिक करें दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है कि भैया महासागर जो हैं ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, यह बिल्कुल याद रखें। और आगे हम बढ़ते हैं कि किस स्तर का जो डेसिबल होता है, ध्वनि प्रदूषण जो है वो कितने स्तर का जो अगर ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। क्या 30, 40, 50 या 80 डेसिबल। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि 80 डेसिबल से ज़्यादा यदि ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण का मानक है। इससे नीचे की ध्वनियाँ तो बिल्कुल प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आएंगी, लेकिन अगर 80 डेसिबल से ऊपर है तो वो ध्वनि प्रदूषण में माना जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगले देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। क्या गुजरात में है इंडिया, क्या लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में है, क्या अफगानिस्तान में है, क्या पंजाब भारत में है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो जो कहाँ है वो लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं। क्या फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये जो संबंधित हैं इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी की अमीर खुसरो जो संबंधित हैं ये इनके दरबार से संबंधित हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से। आ से अलाउद्दीन और आ से अमीर खुसरो, आप इसको लिंक कर लें अपने दिमाग में, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो क्या जैन धर्म से है, बौद्ध, मुस्लिम या सिख धर्म से। तो जो त्रिपिटक का संबंध है दोस्तों वो है किसके, बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म से क्यों है कि जब महात्मा बुद्ध जी का देहांत तो जो उनके उपदेश थे उनका संकलन करते हैं उनके शिष्य लोग मिलकर, और उसी को त्रिपिटक कहा जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि आज़ाद हिंद के फौज, जो आज़ाद हिंद फौज थी इसके जो कैदी थे दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। तो ये वर्ष 1945 की बात है जब ये मुकदमा चलाया गया था। जिसमें एक वकील थे इनके, क्या सुभाष चंद्र बोस जी स्वयं उसमें वकील थे, क्या राजगोपालाचारी थे, या आसफ अली थी, या भूला भाई देसाई जी। तो भूला भाई देसाई जी जो हैं ये आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के वकील थे, जिन्होंने ऐसे अकाट्य राष्ट्रीय तर्क प्रस्तुत किए जिससे ब्रिटिश सरकार एकदम मौन रह गई, और उनके जो न्यायाधीश महोदय थे अंग्रेज़ों के वो बिल्कुल मौन रह गए एकदम इनके भाई देसाई जो हैं भूला भाई देसाई के तथ्यों और तर्कों से। आगे देखते हैं कि कल्हड़ की राज तरंगिणी का जो है विषय क्या है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से है, क्या गीतों का संकलन है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में राज तरंगिणी बताती है, या कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कश्मीर के इतिहास की चर्चा राज तरंगिणी करती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और निम्न में से तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले महानुभाव वल्लभ भाई पटेल जी हैं हमारे प्रथम गृह मंत्री, जिन्होंने जो है भारत के एकीकरण और देशी रियासतों को बिल्कुल एकदम साम दाम दंड भेद नीति से बिल्कुल उनको भारत में मिलाया। क्या मदन मोहन मालवीय जी थे, क्या भीमराव अम्बेडकर हमारे जो है कानून निर्माता, और क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने गए हुए थे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो जो हिंदी में भाषण दिया था वो दिया था किसने, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये 1977 में जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, तो इसी मंत्रिमंडल में जो है विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अभिनव भारत बार बार पूछा जाता है कि इसका लंदन में इसकी स्थापना किसने किया था।
क्या जो है ढींगरा जी ने या दामोदर जी ने या हरदयाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है विनायक दामोदर ने 1906 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन सही है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे कि सभी को ये फ़ायदे मिल सकें जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में बिल्कुल फ्री चल रहे हैं। और आप यूजीसी नेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट जो है आपके लिए बिल्कुल चैनल पे इसका क्लास चलाई जा रही है। आप यूजीसी नेट की तैयारी करें। हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल चैनल पे प्रारंभ हो रही हैं। ये आपके लिए बिल्कुल उपहार है दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर बिल्कुल करें। मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। और आप हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर चलाए जाने वाले यूजीसी नेट 2022 को ज़रूर ज्वाइन करें। ये आपकी परीक्षा के लिए 2022 आपको पार कराएगा। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके पूरे सब्जेक्ट का जो है सभी कोर्स इसमें फ्री ऑफ कास्ट कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आप यूजीसी नेट में हिंदी हमारे चैनल से हिंदी में आप जेआरएफ लें, आपको बिल्कुल ये मौका है। और अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में हमारे चैनल से कई प्रश्न हिंदी के उस परीक्षा में आए हुए हैं। आप बिल्कुल चैनल की हिंदी की वीडियोस देखें और अपने जो है उस दिन का वाला पेपर देखें, उसमें स्मार्ट स्टडी क्लासेस के प्रश्न हूबहू आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।